नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लोब एवं उससे संबंधित तथ्य को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फिगर के माध्यम से बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से आपको समझा पाऊँ कि ग्लोब और उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम मुख्य रूप से इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब का अक्ष क्या होता है, गोलार्ध क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है, सहअक्षांश या एक नया है जो जनरली यूपीएससी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सहअक्षांश क्या होता है, देशांतर रेखा क्या है, भूकृट क्या है, घोर एवं कटिबंध क्या है, देशांतर एवं समय मतलब देशांतरों की सहायता से कहीं कैसे किसी भी क्षेत्र का, किसी भी देश का समय कैसे निकाला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब कौन सी रेखा है जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और क्यों उसको इंटरनेशनल डेडलाइन के नाम से जाना गया। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा है ग्लोब। सभी लोग ग्लोब को देख रहे हैं, यह है ग्लोब। अगर हम इसको परिभाषित करें तो किस तरीके से करेंगे कि ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक मॉडल होता है। वास्तविक मॉडल, एक्यूरेट मॉडल कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी पर जो महाद्वीपों का आकार है, महाद्वीप और महासागरों का आकार है, क्षेत्रफल है, वह इस ग्लोब पर बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के अनुसार दर्शाया जाता है और इसलिए ग्लोब को एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ के नाम से जाना जाता है। फिर एक इससे क्वेश्चन बनता है कि एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ जो है, ग्लोब है, उसकी आकृति कैसी है। तो इसकी आकृति आप स्फेरिकल भी बोल सकते हैं और एक वर्ड इसके लिए दिया गया है जियोट। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की आकृति या ग्लोब की आकृति को जियोट के नाम से परिभाषित भी किया जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जियोट क्या होता है। जियोट क्या होता है? तो वह गोलाकार आकृति जिसके दोनों ऊपर के भाग और नीचे के भाग चपटे हों, उसे हम जियोट के रूप में जानते हैं। इस वर्ड का सबसे पहले प्रतिपादन गॉस महोदय ने किया था, GAUSS, गॉस महोदय। उन्होंने इस वर्ड को प्रतिपादित करते हुए कहा कि जियोट इज द मैथमेटिकल फिगर ऑफ द अर्थ, अर्थात जियोट जो है अर्थ का गणितीय मानचित्र होता है। अब इससे क्वेश्चन फिर पूछा जाता है कि जियोट वर्ड जो ग्लोब है उसके लिए जियोट वर्ड परिभाषित किया गया गॉस महोदय के द्वारा, लेकिन प्रथम ग्लोब जो सबसे आधुनिक ग्लोब है उसको सबसे पहले किन्होंने बनाया? तो आपको ध्यान रखना होगा कि जर्मनी के एक मानचित्रकार थे मार्टिन बेहिम। इन्होंने 1492 में इस ग्लोब का निर्माण किया और उस समय उस ग्लोब की आकृति थी 50 सेंटीमीटर। इनके द्वारा जो निर्मित किया गया था ग्लोब, उसकी आकृति थी 50 सेंटीमीटर और उन्होंने अपने इस ग्लोब का नामकरण किया नुर्नबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब। क्या नामकरण दिया? नुर्नबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब की आकृति क्या है तो आप क्या बताएंगे? जियोट। और इस ग्लोब का सबसे पहले निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो जर्मनी के मानचित्रकार मार्टिन बेहिम के द्वारा। कब किया गया? 1492 ईस्वी में। इस ग्लोब का नामकरण उन्होंने क्या रखा? नुर्नबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब। इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है और उसका नाम है अर्डाफेल। क्या नाम दिया गया? अर्डाफेल के नाम से भी ग्लोब को जाना जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन पुनः बनता है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, शायद किसी एग्जाम में पूछ दे कि सबसे एक्यूरेट ग्लोब का नाम क्या है या सबसे एक्यूरेट ग्लोब कौन सा है। तो आप देखें, इसमें लिखे हैं कि विश्व का सबसे एक्यूरेट ग्लोब जो है ऑर्थोग्राफ ग्लोब है। कौन सा ग्लोब है? ऑर्थोग्राफ। यह एक ग्लोब जो है, यह एक पेपर क्राफ्ट ग्लोब होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे सटीक ग्लोब, एक्यूरेट ग्लोब कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्थोग्राफ ग्लोब। AUTHAGRAPH, ऑर्थोग्राफ ग्लोब है और यह ग्लोब एक पेपर क्राफ्ट ग्लोब होता है। तो ग्लोब के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो हम आपको बता दिए कि एक्यूरेट मॉडल, पहला पॉइंट एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। दूसरा पॉइंट निर्माणकर्ता जर्मनी के मानचित्रकार मार्टिन बेहिम। कब बनाए? 1492 ईस्वी में। नामकरण इन्होंने क्या रखा? नुर्नबर्ग टेरेस्ट्रियल ग्लोब। इसको एक अन्य नाम से अर्डाफेल के नाम से भी जाना जाता है। और विश्व का सबसे एक्यूरेट ग्लोब कौन सा है? ऑर्थोग्राफ ग्लोब। विश्व का सबसे एक्यूरेट जो ग्लोब है उसका नाम है ऑर्थोग्राफ ग्लोब। यह एक पेपर क्राफ्ट ग्लोब है। तो ग्लोब के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम आपको बताएं, लेकिन इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य जो है जिसमें लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि ग्लोब का अक्ष और ग्लोब का कक्ष क्या होता है, एक्सिस और ऑर्बिट क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने ग्लोब है, ठीक है।
यह ग्लोब पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, किसके सहारे? एक नीडल के सहारे। यह नीडल जो है ऊपर से नीचे पृथ्वी के केंद्र होते हुए नीचे की ओर निकला हुआ है। अर्थात यह एक नीडल है जो उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी के केंद्र होते हुए दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। यह काल्पनिक नीडल जो है इसी को कहा जाता है पृथ्वी का अक्ष। और यह देख रहे हैं ग्लोब बिल्कुल हल्का इंक्लाइन है। यह कितना इंक्लाइन है? 23.5 डिग्री। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लोब अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो आप क्या बताएंगे? 23.5 डिग्री ग्लोब अपने अक्ष पर झुकी हुई है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि ग्लोब अपनी कक्षा में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो आप बताएंगे ग्लोब अपनी कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, जैसे आप इसको इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर यह 90 डिग्री का एंगल बना, ग्लोब इस तरीके से झुकी हुई है नीडल के रूप में, तो यह जो 90 डिग्री के एंगल में 23.5 डिग्री ग्लोब जो है वो झुकी हुई है। तो 90 में 23.5 जब माइनस हुआ तो कितना बचा? 66.5 डिग्री। तो यह जो पृथ्वी की कक्षा है यह अपने अक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें दो क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री, और अपनी कक्षा में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। तो ये है ग्लोब का अक्ष और कक्ष। अब ग्लोब के संदर्भ में दो महत्वपूर्ण पॉइंट आते हैं। पहला, ग्लोब के संदर्भ में एक गोलार्ध। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलार्ध किसको कहते हैं, नाम से स्पष्ट है, गोला का आधा भाग, उसी को कहते हैं गोलार्ध। इंग्लिश में इसके लिए हेमिस्फीयर वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोलार्ध कितने हैं, तो आप बताएंगे अक्षांशीय स्थिति के आधार पर गोलार्ध 2 होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। क्या होता है? एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध, जिसको हम इस फिगर से आपको हम बता रहे हैं। यह ग्लोब है, इसके बीचों बीच से एक रेखा जो है यह 0 डिग्री की रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसका नाम दिया गया इक्वेटर। क्या नाम दिया गया? इक्वेटर या विषुवत रेखा। तो इसके उत्तर के भाग को नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को नाम दिया गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर गोलार्ध कितने हैं? 2। कौन कौन? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध। हम जानते हैं कि हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की स्थिति किस गोलार्ध में है, तो आप क्या बताएंगे? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन अगर देशांतरीय स्थिति के आधार पर पूछा जाए कि ग्लोब कितने होते हैं, तो आप बताएंगे देशांतरीय स्थिति के आधार पर भी गोलार्ध 2 होते हैं। ये 0 डिग्री की देशांतर रेखा, इसके इधर के भाग को पूर्वी गोलार्ध, और इसके इधर के भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी गोलार्ध के नाम से। और विभाजक रेखा कौन सी है? 0 डिग्री की देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे कंप्लीट एक क्वेश्चन एक्यूरेट रूप में पूछा जाए कि वास्तविक रूप में कंप्लीट वे में बताइए कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो आप बताएंगे भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर इसलिए कि विषुवत रेखा के उत्तर में, और पूर्वी गोलार्ध इसलिए कि 0 डिग्री के पूरब में। क्लियर है? तो भारत की स्थिति ग्लोब पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ गोलार्ध आप क्लियर हो गया। अब इससे संबंधित अगला जो पॉइंट है हम समझेंगे कि व्हाट इज लैटिट्यूड, अक्षांश क्या होता है। अक्षांश देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अचानक हम आपसे पूछ रहे हैं अक्षांश, तो अधिकांश लोग बोलने लगते हैं कि पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा या अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर ध्यान दिया कि हम अक्षांश रेखा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अक्षांश क्या होता है, इसको आप सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ग्लोब पर कोई भी स्थान और पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में या भूमध्य रेखा के संदर्भ में उसकी कोणीय दूरी को ही अक्षांश कहा जाता है। अब इसको फिगर में इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये देखिएगा ग्लोब है। अब चूंकि इस ग्लोब पर क्या होता है कि ग्लोब का कोई भी पार्ट उसका मिडिल पॉइंट होता है। ग्लोब का कोई भी पार्ट जो होता है इसका मिडिल पॉइंट। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब पर यह पॉइंट कहाँ है, तो जो नहीं जान रहे हो बोलेंगे कि ग्लोब पर यह भाग उत्तर पूर्वी भाग में है, यह भाग उत्तर पश्चिमी भाग में है। लेकिन वास्तविक रूप में हम देखा जाए तो ग्लोब का कोई भी पार्ट उसका मिडिल पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने ग्लोब है, हम कहीं पर भी कोई बिंदु रखेंगे तो उसका मिडिल पार्ट होगा। तो हम कैसे फिर निर्धारित करेंगे कि ग्लोब पर इस देश की स्थिति कहाँ है या किसी प्रदेश की स्थिति कहाँ है, तो उसको निश्चित करने के लिए ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लिया जाता है।
तो अक्षांशों का निर्धारण कैसे होता है, तो आप समझिए कि ग्लोब पर कोई भी स्थान ये 0 डिग्री है और भूमध्य रेखा के संदर्भ में उसकी जो कोणीय दूरी होती है उसे अक्षांश कहा जाता है। इसको हम इस तरीके से मान सकते हैं कि यह 90 डिग्री का एंगल बन गया, यह 90 डिग्री का एंगल। यहाँ की प्लेस को हमको अगर मालूम करना है तो यहाँ से हम एक एंगल ली, मान लिया एंगल 45 डिग्री की है, तो उसी आधार पर इधर भी हम एक एंगल लेंगे, यह एंगल भी 45 डिग्री का है। तो इन दोनों एंगलों के आधार पर समान बिंदुओं को मिलाते हुए जब हम कोई रेखा खींचते हैं ग्लोब के चारों, तो वह होती है अक्षांश रेखा और उसको नाम इसी एंगल के आधार पर दिया जाता है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री जब यह चूंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है इसलिए इसका नाम दिया गया 45 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो ये अक्षांश रेखा, लेकिन अक्षांश क्या है उसको अगर आपको परिभाषित करना है तो आप क्या बताएंगे, ग्लोब पर कोई भी स्थान और पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में उसकी कोणीय दूरी। ग्लोब पर कोई भी स्थान और पृथ्वी के केंद्र के संदर्भ में उस कोणीय दूरी को ही अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर समान अक्षांशों को मिलाकर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। क्या क्या पॉइंट आया इसमें, काल्पनिक रेखा, दूसरा पॉइंट क्या है समान अक्षांशों को मिलाते हुए, तीसरा पॉइंट क्या है पूरब से पश्चिम की ओर पैरेलल खींची जाती है, और चौथा पॉइंट क्या है कि कंप्लीट अ सर्कल, यह ग्लोब के चारों ओर खींची गई है और एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। इसलिए अक्षांश रेखा को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि ग्लोब पर समान अक्षांशों को मिलाते हुए पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है उसे हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो अलग अलग बुक में आपको आजकल अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, संख्या आ रहा है, लेकिन आपको हम इसको फिगर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह ग्लोब है, यह 0 डिग्री की रेखा है, यह 90 डिग्री नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, यह 90 डिग्री साउथ पोल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, 90 90 180 प्लस ये 0 डिग्री की रेखा, अगर इसको हम ले तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाती है 181। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो अक्षांश रेखा नहीं है, यह एक बिंदु है, अतः वे उसे अक्षांश रेखा न मानते हुए एक बिंदु मानते हैं। तो वे क्या करते हैं कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 में 2 माइनस कर देते हैं। वो दो कौन सा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो संख्या कितनी हो जाती है 179। लेकिन यहाँ फिर एक आपको बता दे रहे हैं कि कुछ भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि ये अक्षांश रेखा तो है लेकिन 0 डिग्री को वो अक्षांश रेखा नहीं मानते, क्योंकि उनका कहना है कि 0 डिग्री एक कोई डिग्री नहीं है, वह 0 डिग्री की रेखा मात्र है, यह अक्षांश रेखा नहीं है। तो वे क्या करते हैं 181 में 1 माइनस कर देते हैं, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या उनके द्वारा बताई जाती है 180। लेकिन आपको हम बता दें कि अगर किसी एग्जाम में आपको ये तीनों ऑप्शन पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है तो आप 181 को टिक मार्क करेंगे क्योंकि अधिकांश भूगोलवेत्ता अभी इसी सहमत है कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड कि अगर 181 अक्षांश रेखाएं हैं और ग्लोब पर हम इनको एक एक डिग्री के अक्षांश पर अगर हम खींच कर दिखा दें तो क्या होगा, पूरा ग्लोब मेरा जो है वह ब्लैकिश हो जाएगा, इसमें अतिरिक्त जगह कुछ नहीं बचेगा ताकि हम इस पर महाद्वीप को महासागर को दिखाएं। ध्यान दें अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर महाद्वीप और महासागरों को दिखाने के लिए एक उपकरण का काम करती, इंस्ट्रूमेंट का काम करती हैं। यह अनिवार्य अंग है, लेकिन साथ में उनको ग्लोब पर महाद्वीप और महासागर को भी दिखाना है। तो अगर हम पूरी अक्षांश रेखाओं को ग्लोब पर खींच दें तो पूरा ग्लोब ब्लैकिश हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए क्या किया गया कि ग्लोब पर यूनानिमस गैपिंग पर कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किया गया। वे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन है तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जिसे किस नाम से जाना गया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। हम इसको मैप पर आपको समझाते हुए दिखा रहे हैं।
ये कौन कौन सी रेखा है? ये ग्लोब है, बीचों बीच खींची जाने वाली जो रेखा है इसको नाम दिया गया 0 डिग्री की रेखा अर्थात विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। यह 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री की रेखा है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका नाम है कर्क रेखा। यह है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। यह है आर्कटिक वृत्त। यह है 90 डिग्री नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव। विषुवत रेखा के दक्षिण में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है उसका नाम है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। मकर रेखा के दक्षिण 66.5 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा है उसका नाम है आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। क्योंकि यह अंटार्कटिक महासागर के चारों ओर खींचा हुआ है, चारों अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है, इसलिए इसका नाम पड़ा अंटार्कटिक वृत्त। और यह है 90 डिग्री साउथ पोल। तो ग्लोब पर इन्हीं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं को दिखाया गया है। अब इससे फिर एक क्वेश्चन आता है कि ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश रेखाओं का कहने का मतलब क्या है कि अगर 0 डिग्री पर हम खड़े हैं और अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री पर हम पहुंच जाएं तो हमने कितनी दूरी को कवर कर लिया? तो वह है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। अर्थात ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह है 111 किलोमीटर। फिर इससे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इससे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सी अक्षांश रेखा ग्रेट सर्कल का निर्माण करती है? कौन सी अक्षांश रेखा ग्रेट सर्कल का निर्माण करती है? तो आप क्या बताएंगे? 0 डिग्री की रेखा अर्थात विषुवत रेखा जो है वह ग्रेट सर्कल अर्थात महान वृत्त का निर्माण करती है, जबकि अन्य अक्षांश रेखाएं लघु वृत्त का निर्माण करती है। तो अक्षांश रेखाओं के क्रम में जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उसको हम आपको बता रहे हैं। फिर इससे संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको अक्षांश रेखा के संदर्भ में देखने को मिलेगा कि जनरली लोग पूछते हैं कि बताइए उच्च अक्षांश किसको कहते हैं, मध्यम अक्षांश किसको कहते हैं और निम्न अक्षांशीय प्रदेश किसे कहते हैं। तो स्थिति के आधार पर अक्षांशीय प्रदेशों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 निम्न अक्षांशीय प्रदेश, नंबर 2 मध्य अक्षांशीय प्रदेश और नंबर 3 उच्च अक्षांशीय प्रदेश। तो इसका बंटवारा कैसे किया गया है? तो 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच के प्रदेश को हम लोग कहते हैं निम्न अक्षांशीय प्रदेश। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 60 डिग्री के प्रदेश को हम लोग कहते हैं मध्य अक्षांशीय प्रदेश और 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के क्षेत्र को हम लोग कहते हैं उच्च अक्षांशीय प्रदेश। ध्यान देगा यह पोलर एरिया होता है जहां सालों भर बर्फ जमी रहती है, सूर्य की किरणें सालों भर तिरछी पड़ती है। क्यों बर्फ पड़ता है, क्यों तिरछी पड़ती है, इसको हम अगले टॉपिक में समझेंगे, लेकिन सिंपली यहाँ समझ लीजिए कि उच्च अक्षांशीय प्रदेश मतलब 60 डिग्री से ऊपर का प्रदेश सामान्यतः टुंड्रा, टाइगा और ध्रुवीय प्रदेश इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यह है अक्षांश रेखा। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट इससे और आता है, कोलैटिट्यूड, सह अक्षांश क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार आया है कि व्हाट इज कोलैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो सब जान रहे हैं, कोलैटिट्यूड क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर ही सह अक्षांश होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंतर ही सह अक्षांश होता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होता है? तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपली 90 - 30 माइनस कर देंगे। 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा? 60 डिग्री। मान ली फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 60 डिग्री अक्षांश रेखा का 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होता है? तो आप क्या करेंगे? 90 - 60 इक्वल टू 30 डिग्री। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि सह अक्षांश में उत्तर और दक्षिण नहीं लिखा जाता है। यहां पर सिंपल आपको बोलना होगा 30 डिग्री। 90 डिग्री 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का सह अक्षांश क्या होता है? 30 डिग्री। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है, इससे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है क्योंकि यूपीएससी के लिए और खासकर सिविल सर्विसेज में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है।
तो ये सब अक्षांश आपको क्लियर हो गया पोल एटीट्यूड। अगला पॉइंट हम आपको क्लियर कर रहे हैं, वह पॉइंट है देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिएगा, उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाते हुए कुछ रेखाएं खींची गई है। ये कुछ नहीं, 360 देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के एंगल पर, क्योंकि एक वृत्ति जो होता है वह 360 डिग्री का होता है और एक एक डिग्री के अंतर पर एक एक देशांतर रेखाएं खींची गई है। तो ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। ये देशांतर रेखाएं क्या है? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को खींची गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तब आप क्या कहेंगे? ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाती है तथा एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, उसे हम देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट आया? नंबर 1 काल्पनिक रेखा, नंबर 2 उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, नंबर 3 दोनों पोल को मिलाती है, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, यह अर्धवृत्त बनाती है। जबकि अक्षांश रेखाएं क्या बनाती है? पूर्णवृत्त बनाती है। अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त। यहां तक क्लियर है? अब चूंकि हम अभी बता चुके कि ग्लोब ही है जो है 360 डिग्री का होता है और एक एक डिग्री के अंतर पर एक एक देशांतर रेखाएं खींची गई है, इसलिए ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब पर कौन सी देशांतर रेखा सबसे बड़ी होती है। जैसे क्वेश्चन अक्षांश के संदर्भ में आता है कि ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो 0 डिग्री की विषुवत रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोब पर सबसे बड़ी देशांतर रेखा कौन सी है, तब लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ग्लोब पर सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती है, कोई बड़ी छोटी नहीं होती। अब इसके संदर्भ में फिर महत्वपूर्ण पॉइंट कि ग्लोब पर दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो फिर वही ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर ही होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है ग्रीनविच रेखा, जिसे 0 डिग्री की देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसे प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान देशांतर रेखा और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीनविच रेखा इसलिए क्योंकि यह इंग्लैंड के ग्रीनविच गांव से होकर गुजरी। ग्रीनविच एक रॉयल प्रशिक्षणशाला है, उसके बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा को मान लिया गया कि यही प्रधान देशांतर रेखा है। अब अभी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम शुरू में आपको बताएं कि ग्लोब का कोई भी बिंदु उसका मिडिल पॉइंट होता है, तो किस रेखा को माना जाए कि वह बीच से, कोई भी रेखा मान सकते हैं। हम अपने घर से होकर गुजरने वाली रेखा को भी मान सकते हैं कि यह 0 डिग्री की है। तो इंग्लैंड से गुजरने वाली रेखा को ही क्यों कहा गया कि यही बीचों बीच से होकर गुजरने वाली है, तो इसके पीछे कारण है पॉलिटिकल। जिस समय इस रेखा का निर्धारण हुआ 1885 में, उस समय पूरे विश्व के अधिकांश भाग पर अंग्रेजों का अधिकार था। जाहिर सी बात है, जिसकी शक्ति उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्होंने अपने प्रदेश ग्रीनविच के रॉयल प्रशिक्षणशाला से होकर गुजरने वाली रेखा को मान लिया कि यह 0 डिग्री की देशांतर रेखा है और इसी के आधार पर पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि कौन सी देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण करती है, तो आप बताएंगे 180 डिग्री की देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्माण करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्यों कहा गया, इसको हम अगले पॉइंट में समझेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ समझ लेते हैं कि 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा होती है, उसके पूर्व और पश्चिम में अलग अलग पांचांग दिवस मिलने के कारण इस रेखा को नाम दिया गया अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब इससे संबंधित जो अन्य फैक्ट है, जैसे भूग्रेड, गौर एवं कटिबंध, देशांतर एवं समय, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसको हम अगली क्लास में आपको इसको कंप्लीट करेंगे और इसको लिखवा देंगे। ओके, थैंक यू।